50% से ज़्यादा इंडियंस ऐसे हैं जो SIP स्टार्ट तो करते हैं लेकिन पहले 5 साल में ही बंद कर देते। सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट में वही लोग बनाते हैं जो भूल गए या मर गए, क्योंकि उन्होंने बेचा ही नहीं। सिल्वर को आप ज़्यादा एम्फोसिस करते हो, ऐसा क्यों? AI का बूम इतना बड़ा है Artificial intelligence appearances are a growing कि industry. उसकी वजह से भी सिल्वर को फायदा हो। क्या घर लेना चाहिए अपने 30s में? 99% आई विल नॉट बी रॉन्ग इन सेइंग दिस कि आपने अगर बहुत जल्दी आप घर ले लिया है ना, तो 60 से 70% आपकी सैलरी का तो सिर्फ EMI, 90% इंडिया एक मेडिकल बिल अवे है बैंकरप्सी से। द फर्स्ट थिंग दैट यू डू जैसे ही आप पैसा कमाने लगे इज टेक अ मेडिकल इंश्योरेंस। 2026 को आप कैसे देख रहे हो? इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी चाहिए उसमें? रूल से आप 180 महीने में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आज के गेस्ट एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर नहीं है, बल्कि एक ऐसी एडुकेटर है जो लोगों को सिखाते हैं कि इन्वेस्टिंग सेंसिबल तरीके से कैसे बनता है। जब पूरा इंडिया इक्विटी रिटर्न्स को चेज कर रहा है, ये बंदा साइलेंटली सब लोग को सिखाता है कि भाई वेल्थ अलोकेशन से बनता है, एक्साइटमेंट से नहीं। डेट्स, गोल्ड, इक्विटी, इन तीनों के साइंस को समझना और तीनों को बैलेंस करना, इनफैक्ट मार्केट के साइकिल को समझना और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करना, ये कोई यूट्यूब का कोर्स नहीं है, लेकिन ये लाइफ टाइम लर्निंग है। और ये स्किल के सबसे बड़े मेंटोर कीर्तन शाह, जिनके फ्रेमवर्क्स ने लिटरली हजारों लोगों के लाइफ चेंज कर दी है। मिडिल क्लास इंडिया के असली मनी मेंटर, जिनके पावरफुल फ्रेमवर्क्स ने हजारों लोगों की इन्वेस्टिंग गेम को चेंज कर दिया है। तो आज हम उनको वो सवाल पूछने वाले हैं जो हर एक इंडियन के मन में होता है। SIP का फ्यूचर क्या है, गोल्ड का क्या होगा, या मार्केट अगर क्रैश कर गया तो मेरा क्या होगा। टुडेज एपिसोड इज नॉट जस्ट अ मोटिवेशन, इट इज प्रैक्टिकल वेल्थ बिल्डिंग फॉर रियल इंडिया। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज पॉडकास्ट। लेकिन चालू करने के पहले मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो। जस्ट अभी एनालिटिक्स चेक कर रहा था, पता चला कि सिर्फ 25% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपको ऐसे वीडियो से थोड़ा भी कुछ लर्निंग मिलता है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बुक और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि इस एपिसोड में आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलने वाली है। सो लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट कीर्तन शाह। वेलकम कीर्तन सर, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। ऑफ द कैमरा भी हमने बहुत सारी बातें की फाइनेंस के बारे में। सर आज का जो हमारा डिस्कशन है वो ज़्यादातर मैं रखना चाहता हूँ कि 2026 आ रहा है और 2026 के ऊपर आज बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है। ज़्यादातर हमारी जो ऑडियंस है, जो लोग शायद ये व्यू देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना रहता है, स्टार्ट कैसे करना, या ऑलरेडी स्टार्ट है तो कैसे डाइवर्सिफाई करना। तो सर आपके हिसाब से टू स्टार्ट विथ 2026 को आप कैसे देख रहे हो? इन्वेस्टमेंट्स कैसे करने चाहिए उसमें? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें उसके पहले जनरली मैं ये देखता हूँ कि लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते। जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें उसके पहले भी। मान लीजिए कि आपको पहली जॉब मिली, आपने 5,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट किया, 3 साल बाद प्रॉबली ये पैसा 2.5 लाख रुपया हो गया। लेट्स से हाइपोथेटिकली, सिर्फ समझने के एंगल से, आपकी फैमिली में किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ गई। आज अगर आप हॉस्पिटल में 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बिता देंगे तो आपका 3, 5, 10 साल का जितना भी पैसा इकट्ठा किया हुआ है वो सब एक शॉट में चला जाएगा। करेक्ट। विच इज़ वाई मैं लोगों को ये कहता हूँ कि सबसे पहले आपको जॉब मिले उससे आप SIP मत शुरू कीजिए। द फर्स्ट थिंग दैट यू डू जैसे ही आप पैसा कमाने लगे इज टेक अ मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस लेने के बाद आप एक टर्म इंश्योरेंस लीजिए। क्यों? लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने 10,000 रुपया हर साल भरा 20 साल के बाद और मुझे कुछ भी नहीं हुआ तो पैसा वापस नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नहीं हो तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको कुछ नहीं हुआ है। 1 सेकेंड, अगर आप 10,000 रुपये दे रहे हो साल के और कोई आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर दे रहा है तो आप 20 साल में भी 2 लाख रुपया देने वाले हो। पर आपको कभी भी कुछ भी होगा 20 सालों में तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। और ये लोगों को शायद समझने में अच्छा ना लगे या सुनने में अच्छा ना लगे, बट इंडिया जिस तरीके की सोसाइटी है उसमें पेरेंट्स पहले आपके ऊपर खर्चा करते हैं कि आपको एडुकेट कर पाए और आपको जॉब मिले, एंड एट सम पॉइंट इन टाइम वो आप पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी जैसी चीज़ तो है ही नहीं। ऐसा
नहीं है कि आपको पेंशन आने वाली है गवर्नमेंट से। तो अगर आपके बेटे को कुछ हो जाता है तो फैमिली 99% जो आपके ऊपर डिपेंडेंट थी उनका प्रॉबली पूरा थॉट प्रोसेस या पूरा प्लानिंग ही हिल जाएगा। करेक्ट। इसीलिए बच्चे का टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब आपने जब ये दो चीज़ कर ली है, मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, टर्म इंश्योरेंस ले लिया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, राइट। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कितना भी कर लेंगे, इन दोनों में से कुछ भी एक आ गया तो आपके इन्वेस्टमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, एब्सोल्युटली कम पड़ेगा, जितना भी किया है कम पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी, क्योंकि आज मैं ज़्यादातर ऐसे यंगस्टर्स को मिलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ ना कि भाई क्या कर रहे हो, प्लानिंग कैसे करते हो, क्या करते हो, तो बोलते सर कुछ नहीं, मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, कोई डीमैट वीमैट ओपन कर लिया है Yeah. डिजिटल, और मैंने ये कंपनी का शेयर खरीद लिया, वो खरीद लिया। आपने बहुत करेक्टली बताया कि आप कितना भी पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, अगर एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। 90% इंडिया एक मेडिकल बिल अवे है बैंकरप्सी से, सो ट्रू। एंड दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो एब्सोल्युटली। आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें उसके पहले रिस्क मैनेज कर लीजिए अपना, उसके बाद जितना इन्वेस्टमेंट करना है कीजिए। पर रिस्क मैनेज नहीं किया है तो ये इन्वेस्टमेंट्स का कोई फायदा नहीं कोई होने फायदा वाला। नहीं है। एब्सोल्युटली सर, आपने एक और चीज़ के बारे में बताया, मैं चाहता हूँ कि उसको बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। आपने बताया मेडिक्लेम करना है, दैट इज़ फाइन, मेडिकल इंश्योरेंस कर लो, और दूसरा आपने बताया टर्म इंश्योरेंस। बहुत सारे LIC एजेंट्स शायद ये वीडियो देख रहे हैं, या तो किसी ने अपने LIC Sure. में प्लानिंग किया हुआ है कि 30 इयर्स तक आप इतना 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 पे करोगे तो आपको इतना मिलेगा, और आप बोल रहे हो कि वो नहीं करना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस करना चाहिए। ये क्या 100%. होता है दोनों? सी देखिए, इंश्योरेंस में दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, राइट। एक इंश्योरेंस होता है जिसे आप प्योर इंश्योरेंस कहते हो, और दूसरा इंश्योरेंस होता है जिसे आप जो इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस होता है। मैं जो आपको कह रहा हूँ वो प्योर इंश्योरेंस है। उसमें आप 10-10 हज़ार रुपये, मान लीजिए अगर आपका प्रीमियम है 20 सालों के लिए, तो आप हर साल 10-10 हज़ार रुपये भरेंगे। अगर आपको 20वें साल पे कुछ नहीं हुआ तो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। पर 20 साल के अंदर मान लीजिए तीसरे साल पे कुछ हो जाता है तो आपने तो सिर्फ 30,000 रुपये भरे, पर आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। करेक्ट। ये प्योर इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में सिर्फ ये ही एक चीज़ है जो आपको खरीदनी है लाइफ इंश्योरेंस में। जिस भी इंश्योरेंस में आपको कोई भी ये कहता है कि आपको कुछ नहीं हुआ तो इतना पैसा वापस मिलेगा, वो प्रोडक्ट आपको कभी भी नहीं लेना है। क्योंकि आप हिस्टोरिकली कितना भी डेटा देख लीजिए, राइट, मोस्ट प्रोडक्ट्स इन इंश्योरेंस आपको 5 या 6% से ज़्यादा रिटर्न नहीं देता। पर ये टैक्स फ्री है, ATC एडवांटेज मिलेगा टैक्स में, ये सब कहकर इसे प्रमोट किया जाता है। पर रिटर्न्स के माध्यम से अगर आप निवेश कर रहे हो यहाँ पर तो उसमें रिटर्न्स ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो माय डैड, मेरे पापा ने आज से 21 साल पहले 5,000 समथिंग का साल का प्रीमियम भरा फॉर 20 ईयर्स, और मुझे 20 साल के बाद 1,04,000 या 1,05,000 रुपये वापस आए। तो मैंने रिटर्न्स कैलकुलेट किए, रिटर्न्स वर 4.5%। यस, टैक्स फ्री है, पर क्या करूँगा 4.5% का, करेक्ट। राइट। तो जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, आपको सिर्फ प्योर इंश्योरेंस या प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है, जिसमें भी आपको पैसा वापस मिल रहा है वो प्रोडक्ट सही नहीं है। अमेजिंग अमेजिंग। ये बहुत बहुत अच्छे से क्लैरिटी आपने दे दी कि इंश्योरेंस के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली वही होना है। वो लोग जब भी 30 साल के बाद रिटर्न करने का प्लान करें तो वो भी हमारे पास से पैसे लेके वो कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम वो कर लें। एब्सोल्युटली। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आज मैंने डिसाइड कर भी लिया कि चलो मैंने मेडिक्लेम ले लिया, मैंने इंश्योरेंस ले लिया, सबसे पहले वो सिक्योर कर लिया, अब मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान करना है, तो व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटेजी, कैसे मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करूँ? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आप वेल्थ कैसे क्रिएट करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वेल्थ क्रिएट करने का फंडा बड़ा सिंपल है। आपके पास जितना पैसा है, जितना ज़्यादा पैसा आप निवेश करोगे, उसके ऊपर जितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, उससे वेल्थ क्रिएट होगा। करेक्ट। ठीक है, तो पैसा आपने जितना इन्वेस्ट किया, रिटर्न जितना निकला, वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला यही है। अब इसमें से आपके हाथ में क्या है? क्या आपके हाथ में कितना रिटर्न निकलेगा वो है? नहीं है। आपके हाथ में क्या है?
आपके हाथ में मैं कितना पैसा निवेश कर सकता हूँ। हम्म, अब अनफॉर्चुनेटली आप देखिए, और आप शायद अग्री करेंगे मैं जो कह रहा हूँ, लोगों की नज़र सिर्फ जो उनके कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर है, कितना रिटर्न्स में, कितना रिटर्न निकले। हाँ, उनका फोकस उनके हाथ में जो है, जो वो कर सकते उस पर है ही नहीं। करेक्ट। अब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, सबसे पहले लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि रिटर्न बाई प्रोडक्ट है। आप पहले पैसा तो निवेश कीजिए। ₹1,00,000 पे आपने 1,00,000 रुपया डाला और 12% रिटर्न निकला तो 12,000 रुपया बना आपका। पर 1 करोड़ पे 12% 12 लाख रुपया होता है। ट्रू, राइट? तो एज एन इन्वेस्टर ध्यान रखिए, रिटर्न पर फोकस कम है, आप कितना ज़्यादा निवेश कर पा रहे हो उस पर फोकस आपका ज़्यादा होना चाहिए। मैं एक बहुत सिंपल रूल फॉलो करता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले बजटिंग कर लीजिए कि आप मैक्सिमम कितना खर्चा करेंगे। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप ये सोच कर चले कि मुझे जितनी भी सैलरी मिलेगी उसका 60% मैक्सिमम मैं खर्चा करूंगा और 40% हर महीना सेव करूंगा, राइट? तो इंट्यूटिवली आप शायद 60% से ज़्यादा नहीं खर्चा करोगे, और हर महीना अगर आप 40% पैसा अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करने लगोगे तो शायद 180 महीने में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओगे। एब्सोल्युटली, राइट? तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने पर फोकस कीजिए, ना कि रिटर्न पर। अब कहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए, ये बड़ा इजी लगता है लोगों को, स्पेसिफिकली पिछले 4-5 सालों में, कि ये स्टॉक खरीद लिया, डबल हो गया 1 साल में, ये स्टॉक 10x हो गया। ये सब बहुत अच्छी कहानियाँ है। मैं 16 साल से मार्केट्स ट्रैक कर रहा हूँ और इन्वेस्टर्स को मदद कर रहा हूँ। ये जितना आसान दिखता है उतना ही मुश्किल है। इट इज़ नॉट ईजी कि आपने एक स्टॉक ले लिया और वो 10 गुना हो गया। इनफैक्ट आई विल टेल यू, आपने सही स्टॉक लिया भी होगा ना और वो स्टॉक 10 गुना हो भी जाएगा ना, तो भी आपने 10 गुना पैसा नहीं बनाया होगा। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक 10 गुना ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे होता है। तो अगर वो स्टॉक 50% गिर गया, क्या आप होल्ड करोगे? नहीं करेंगे। 1। अगर वो स्टॉक जिसमें आपने पैसा डाला था डबल हो गया, आप होल्ड करोगे? 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, होल्ड करोगे? नहीं करोगे। पेशेंस ही नहीं है लोगों में। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तब पेशेंस नहीं है होल्ड करने के लिए, और मार्केट नीचे जाता है तब भी पेशेंस नहीं है होल्ड करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सही स्टॉक आइडेंटिफाई भी कर लिया तो आप पैसा बना पाओगे, क्योंकि बिहेवियरली पैसा जिस दिन आपका डबल हो गया आप बेच दोगे, होल्ड नहीं करोगे, या आधा हो गया तो सोचने लगोगे कि क्या करूँ अभी, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे बेस्ट तरीका है आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू SIP कीजिए। उसमें आप जब म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हो तो एक फंड मैनेजर बैठा है जो प्रॉबेबली आपसे बेहतर है स्टॉक सिलेक्शन में। उसको गिर रहा है तब क्या करना चाहिए, बढ़ रहा है तब क्या करना चाहिए, ये तीनों चीज़ों में। करेक्ट। तो आप वो डिसीजन उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो कौन से 40-50 स्टॉक ले रहा है। आप पैसा उस फंड मैनेजर पे बेट कीजिए। ये मुझे ऐसा लग रहा है सबसे बेस्ट तरीका है फॉर एनीबडी। आप 20 साल के हो या 50 साल के हो, दिस इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर हम मार्केट को जज करने लगेंगे कि यार ये कंपनी अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है, मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ तो वो लोग बोलते हैं अरे सर कौन से पैरामीटर्स चेक करना है, ये कंपनी के मैं इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स। बट ऑब्वियसली आप कोई नहीं हो वो जज करने वाले, हमसे बेहतर लोग बैठे हुए हैं, तो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में देना चाहिए। बहुत सही एडवाइस दिया। लेकिन फिर भी सर, जस्ट एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें कहा गया है कि 50% से ज़्यादा इंडियंस ऐसे हैं जो SIP स्टार्ट तो करते हैं लेकिन पहले 5 साल में ही बंद कर देते हैं। Correct. और हम कहते हैं कि यार लॉन्ग टर्म देखो, कंपाउंडिंग वहाँ पर लॉन्ग टर्म में होगा। तो फिर अगर 5 साल में ही बंद कर देते तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग कैसे देख पाएंगे? आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, राइट? मैं एग्जैक्टली यही चीज़ आपको बोल रहा था कि इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम बिहेवियर है। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से बिहेवियर? तो हमारे धंधे में ये कहा जाता है, वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में, कि इन्वेस्टर की वेल्थ क्रिएशन जर्नी 20% हमारी इंटेलिजेंस से होती है, 80% उसके बिहेवियर से होती है। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा,
मार्केट्स में जब आप पैसा डालते हो तो मार्केट का रिटर्न एफडी जैसा नहीं है कि हर साल आपको 6%, 6%, 6%, 6% देगा। आपने मार्केट में पैसा डाला है, क्वाइट पॉसिबल है कि पहले ही साल आपका 100 रुपये 80 रुपये हो गया, दूसरे साल वो 80 60 हो गया, पर तीसरे साल शायद ये 60 120 हो जाएगा, फिर 150 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा। तो आपका एवरेज रिटर्न ओवर द लॉन्ग टर्म 12, 13, 14% बन जाएगा, राइट। पर अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो ये सोचकर कि ये एफडी की तरह मुझे हर साल 12% देगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है मार्केट से, मार्केट गलत नहीं है। जिस दिन आपको ये चीज समझ गई, राइट, आप तभी ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा स्टैट बताता हूं। पिछले 45 ईयर्स में 45 में से 41 ईयर्स में मार्केट इंट्रा ईयर 10% गिरा है। इसका मतलब मान लीजिए 2025 में सितंबर में मार्केट हाई था, राइट, वहां से वो दिसंबर तक 10% गिर गया, राइट। 41 ईयर्स में ऐसा हुआ है 45 में से कि इंट्रा ईयर अपने हाईएस्ट पॉइंट से मार्केट 10% गिरा है। बट यू विल बी सरप्राइज कि इन 41 ईयर्स में से 36 ईयर्स फिर भी मार्केट ग्रीन में बंद हुआ है साल के एंड में। दो चीज कह रहा हूं, हर साल मार्केट गिरेगा, पर जरूरी नहीं हर साल आपका पैसा लूज होगा। अब आपको अगर नहीं आता, एंड आई कैन टेल यू 99% लोगों को नहीं आता मार्केट को कैसे टाइम करते हैं, करेक्ट, तो आपका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल इज कि मार्केट गिर रहा है तो और पैसा डाल दो और एवरेज कर लो, राइट। तो मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं कि मार्केट में कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है। आपको 7, 8, 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके आना पड़ेगा, और जब मार्केट गिरेगा तब या तो होल्ड करना पड़ेगा या ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा, और मार्केट जब बढ़ेगा तब निकालना नहीं है। अगर आप ये करोगे तो वेल्थ क्रिएशन होगा, वरना वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। तो लोग क्या करते, फोकस करते 12 की जगह पे 15% रिटर्न कहाँ से आएगा, कौन सी बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। ये दोनों आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जितना ज़्यादा पैसा डाल सके उतना डालें, मार्केट गिर रहा है तो और ज़्यादा डालें, नहीं डाल सकते तो होल्ड कीजिए, और ऊपर जा रहा है तो निकालिए मत। करेक्ट। ये 3 चीज़ आपके हाथ में, उस 3 चीज़ पे फोकस करोगे, आई कैन टेल यू आप सबसे बेहतर से बेहतर इन्वेस्टर को बीट कर सकते हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में नॉलेज बहुत लोगों के पास है, बिहेवियर कंट्रोल नहीं है। बहुत डिटेल बात बता दी है सर आपने ये। एब्सोल्युटली, बिहेवियर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये प्रैक्टिकली मेरे साथ भी हुआ है। मतलब मैं जस्ट अभी आप बता रहे थे तभी वही रिकलेक्ट कर रहा था। आई थिंक 2017 की बात है। मैंने एक कोई तो ऐसे ही डीमेट ओपन किया था, और मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कोई एक कंपनी का नाम मुझे नहीं पता है, नाम भी भूल गया, लेकिन 350 शेयर्स मैंने खरीदे थे, 7,700 रुपये के टोटल आए थे। मैंने ठीक है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, उसने शेयर खरीद लिए, मैं भी भूल गया, वो भी भूल गया। अभी अचानक से क्रेड मैंने ऐसे ही ऐप डाउनलोड किया, और उसमें नोटिफिकेशन आया कि वो 7,500 रुपये 2.5 लाख हो गए। आई वॉज लाइक, अगर मुझे आज से 3 साल पहले ये पता होता तो शायद ये 7,500 का लाख रुपया भी हुआ होता, मैंने निकाल लिया होता। 100% निकाल लिया होता। आज इतने साल में भूल गया, इसीलिए वो इतना बढ़ गया है। इसीलिए ये बहुत फेमसली कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट में वही लोग बनाते हैं जो भूल गए या मर गए क्योंकि उन्होंने बेचा ही नहीं है। सो ट्रू, राइट। तो आप अगर नहीं बेचोगे तो ही सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। और ये मिथ है कि मार्केट मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है, आज बेच देता हूँ, नीचे जाएगा तब खरीद लेता हूँ, कोई नहीं कर पाता। हाँ, वो कोई टाइम नहीं कर पाएगा उसे। ग्रेट। सो सर, आपने एक चीज़ अभी जो एग्जांपल में आपने बताया कि आज अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर 80 हो जाए, हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर 60 हो जाए, तो कब तक ऐसे रुकना चाहिए? मतलब कोई ऐसे टेक्निकल कुछ पैरामीटर्स कुछ देखने चाहिए, या बस इन्वेस्ट भरोसा रखो कि वो एक दिन ऊपर जाएगा? सी, आई थिंक बहुत सिंपल है। मैं आपको एक सिंपल मैथ समझाता हूँ कि आपके इक्विटी मार्केट का रिटर्न कितना आएगा, इसका आंसर क्या है। मान लीजिए अगर आप मुझे पूछेंगे कि इक्विटी मार्केट में कितना रिटर्न निकलना चाहिए कीर्तन, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि वो नंबर क्या है? करेक्ट। तो उसका मैथ ये है
कि आपके कंट्री की जीडीपी जितने से ग्रो होगी प्लस आपकी कंट्री का इन्फ्लेशन जितना होगा, राइट, ये दोनों का एडिशन इज द स्टॉक मार्केट रिटर्न एक्सपेक्टेशन। तो मान लीजिए अगर आपकी कंट्री 8% से ग्रो हो रही है और आपकी कंट्री में 6% इन्फ्लेशन है, तो ऐसा हमारी फील्ड में कहा जाता है कि आपका एक्सपेक्टेशन 14% के आजू बाजू होना चाहिए इक्विटी मार्केट से निकलेगा, ठीक है। अब इंडिया वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज जब हम बात कर रहे हैं, हर साल 7-8% से ग्रो हो रहा है और आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगले 20 सालों तक वो 7-8% तक ग्रो होता रहे, क्योंकि चाइना आज भी 4-5% पे ग्रो हो रहा है जबकि वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, राइट। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अगले 20 सालों तक भी इंडिया को कोई प्रॉब्लम होगा 6-7-8% ग्रो होने पे। इंडिया में इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, 4 से 6%, करेक्ट। तो मुझे नहीं लग रहा कि 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रखना चाहिए आपको मार्केट से। बहुत इजीली पॉसिबल है कि आप 12%, तो अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि 20% तक 20 सालों तक आप 12% रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेकर चलोगे तो सही है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जितना ज्यादा गिरेगा उतनी ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट। एग्जाम्पल 1992 में मार्केट गिरा, 2000 में .com बबल में मार्केट गिरा, 2008 में नीलमन ब्रदर क्राइसिस में मार्केट गिरा, 2013 में ब्रेक्सिट में मार्केट गिरा, 2018 में स्मॉल कैप क्राइसिस में मार्केट गिरा, 2020 में कोविड में मार्केट गिरा। और ये तो सिर्फ मैं बड़े बड़े फॉल्स की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे छोटे जो 20% 25% वाले फॉल है उनकी तो बात भी नहीं कर रहा। फिर भी आज मार्केट का रिटर्न 14 से 16% है 45 ईयर्स। तो मार्केट गिरना, राइट, वो एक फीचर है, बग नहीं है। वो गिरेगा ही, उसका काम ही है गिरना, राइट। पर अगर आपको ये क्लैरिटी है कि अगर पिछले 45 सालों में हर साल मार्केट गिरे, राइट, और आगे भी गिरेगा, पर अगर इंडिया की जीडीपी 8% से ग्रो हो रही है और इन्फ्लेशन 4 से 6% है, तो 12% रिटर्न निकलना ही है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ गया तो शायद जब मार्केट 40% गिरेगा ना, तब आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे एग्जिस्टिंग पे कितना लॉस हो रहा है, आप सोचोगे कि मुझे नया माल 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है, ज्यादा खरीदता हूं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से आपको मार्केट के बारे में सोचना चाहिए। तो मार्केट में ये गिरावट नॉर्मल है, राइट। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उससे डरना चाहिए। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट गिर रहा है, मुझे डिस्काउंट में मिल रहा है तो खरीद लेता हूँ। क्योंकि लोग जब शॉपिंग जाते हैं, राइट, तो यही सोचते ना कि सेल चल रहा है तो आज खरीदूं। करेक्ट। तो जब स्टॉक मार्केट में सेल चल रहा है तो आप क्यों नहीं खरीदते, तब आप डर जाते हो। आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तब आप ये नहीं सोचते कि यार सेल में ये इसलिए है क्योंकि ये डिफेक्टिव है, पर मार्केट में ही आप सोचते हो कि गिर गया इसका मतलब और गिरेगा। अगर आप इन्वेस्ट करके भूल जाए तो आप मेरे से भी ज्यादा पैसा कमा लोगे मार्केट में। अमेजिंग अमेजिंग। और वो जब भी मार्केट गिरता है तभी हमें ऐसे लगता है कि यार अभी थोड़ा टाइम और रुक जाते, शायद और गिरेगा। करेक्ट। और फिर देखते देखते वापस ऊपर आ जाता है। 100%। कोविड में 1 साल में रिकवरी हो गई थी मार्केट। करेक्ट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो सर मुझे थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दीजिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगले साल, भगवान ना करे, लेकिन अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट वापस से गिर जाए, मतलब 50% तक गिर जाए, और आपने जैसे बताया लाइक हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ कि आप अपना घर बेच के भी वहाँ पर इन्वेस्ट कर दोगे। सो लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हो जाता है तो आपका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होगा और क्या करना चाहिए लोगों को? स्टेप 1, आपको ये डरना नहीं है कि मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कितना गिर गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये मार्केट का नेचर है, इसीलिए वो एफडी से दुगना रिटर्न देता है। करेक्ट। अगर ये गिरावट या वॉलेटिलिटी नहीं होती तो एफडी जितना ही रिटर्न मिलता ना आपको। तो ये उसका फीचर है, ये उसका नेचर है, ये गिरेगा ही। तो आपको स्केयर नहीं होना है, 1। सेकेंड, आपको आपकी एसआईपी बंद नहीं करनी है, क्योंकि यही तो समय है कि आप जो नया पैसा डालोगे एसआईपी के थ्रू, उसमें आपको माल डिस्काउंट में मिलेगा। 3rd,
अगर आपके पास पैसा है तो और पैसा निवेश कीजिए, पर ये पैसा निवेश करने का फॉर्मूला क्या है? पैसा निवेश करने का फॉर्मूला है कि आपके पास 3 से 5 साल का समय होना चाहिए ये नए पैसों पे। आप नया पैसा तब डालें जब ये पैसे आप 3 या 5 साल तक भूल जाएंगे, क्योंकि आज आपने पैसा डाला और आपको अगर ये पैसा 1 साल बाद चाहिए तो जरूरी नहीं है कि मार्केट 1 साल में रिकवर हो जाएगा। करेक्ट। तो कम से कम 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो तो नया पैसा डालिए। तो ये 3 स्टेप्स तो मुझे ऐसा लग रहा है सैक्रोसेंट है, यानी आप इसे नहीं अवॉइड कर सकते। पहला, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स मत बेचिए। दूसरा, एसआईपी मत स्टॉप कीजिए। और तीसरा, इंपॉर्टेंटली, आपके पास पैसा है जो आप 5 साल तक भूल सकते हो तो और पैसा लगाइए। सुपर सुपर ग्रेट। तो सर अभी चलो, मैं तो कन्विंस हो गया कि हाँ। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि अगर आज मैं चलो किसी फंड मैनेजर के साथ बात करूं कि भाई मेरे पास इतना इतना अमाउंट है और मैं लमसम या तो एसआईपी या किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो उसमें बहुत सारे फंड्स होते हैं, डेट्स होते हैं, देयर आर इक्विटी, देयर आर सो मेनी फंड्स लाइक मिड कैप, स्मॉल कैप। तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करें और मेरे लिए कौन सा बेटर होगा? मैं एक जस्ट आइडियल एक व्यूअर्स के लिए एक पर्सोना आपके लिए बना देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन है 25 ईयर्स का एज है और महीने का 20-25 हज़ार रुपये के आसपास वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, तो उसे क्या सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? अभी देखिए 3-4 चीज़ें। सबसे पहले तो क्योंकि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, ओके, तो आपका, मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी हद तक डेट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इज़ टेकन केयर ऑफ। कैसे? क्योंकि आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हो वो आपका या तो एनपीएस में पैसा काट रहा है या ईपीएफ में पैसा काट रहा है, राइट? तो वो आपका पैसा काट रहा है, राइट? ग्रेचुइटी में काट रहा होगा, राइट? अब आपको समझना ये है कि ईपीएफ में अगर वो पैसा काट रहा है तो आपको 8% के ऊपर का रिटर्न मिल रहा है, वो भी टैक्स फ्री। ऐसा कोई फिक्स्ड इनकम दूसरा ऑप्शन ही नहीं है इंडिया में इससे बेहतर। तो आपका फिक्स्ड इनकम ऑटोमेटिकली हो गया आपकी सैलरी से जो कट रहा है, करेक्ट, राइट? अब आप जो नया पैसा लगाने वाले हो, इसलिए आप वो नया पैसा इक्विटी में लगाइए, क्योंकि फिक्स्ड इनकम हो गया, अब आपको ग्रोथ चाहिए पोर्टफोलियो पे। अब मान लीजिए आप 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का निवेश करने का सोच रहे, 20-25 भी ना हो, 5,000 रुपये महीने का निवेश करने का सोच रहे, आपको एक्चुअली सिर्फ 3 फंड्स चाहिए। पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है। अग्रेसिव इन्वेस्टर है का मतलब क्या है? आपने 100 रुपया डाला, वो 60 हो गया, तो आप फिर भी आपको नींद आएगी रात को, करेक्ट, राइट? और आपके पास 8 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आप जितना भी पैसा रोकना चाहते हो ना, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। लार्ज कैप में डाल दीजिए, मिड कैप में डाल दीजिए और स्मॉल कैप में डाल दीजिए इक्वली। ये करना चाहिए अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है। मान लीजिए आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर है। मॉडरेट इन्वेस्टर का मतलब है कि आपको ये तो समझता है कि मार्केट में पैसा रोकने पे रिस्क है, पर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अगर अग्रेसिव वाला 100 का 60 होता है तो खुश था, मॉडरेट वाला शायद 100 का 90 या 85 हो जाएगा तो तब तक ठीक है, उसके नीचे। तो अगर उस तरीके के आप निवेशक हो और आपके पास 5-7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आपका पैसा 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। मल्टी एसेट फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। इससे आपको गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी सब में एक्सपोजर मिल जाएगा। थर्ड, अगर आप कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर है, कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर का मतलब है कि आपने 100 रुपया डाला है, 100 रुपया 99 नहीं होना चाहिए, मेरे को रिटर्न कम मिलेगा तो ठीक है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है तो आपको टिपिकली आपका पैसा 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले आप एक मल्टी एसेट फंड ले लीजिए जिसमें आपको गोल्ड, सिल्वर से रिलेटेड एक्सपोजर मिल जाएगा। दूसरा, आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ले लीजिए जो डेट म्यूचुअल फंड है, राइट? ये दोनों मिलाकर आपका पोर्टफोलियो तकरीबन 80% होना चाहिए और 20% आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दीजिए, करेक्ट, राइट? जो थोड़ा सा आपको इक्विटी एक्सपोजर देगा जिससे आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलेंगे।
अब आप कहोगे कि 20% इक्विटी में रहने पे रिस्क तो है, पर आप समझिए अगर मेरा 80% पोर्टफोलियो फिक्स्ड इनकम है और उस पर मैं 7% कमा रहा हूँ, तो 100 रुपया 107 हो गया। अब आपका 20% पोर्टफोलियो 30% या 40% से ज्यादा गिरना चाहिए, तब जाके आपका वैल्यू 100 के नीचे आएगा, करेक्ट जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 20% और 80% बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए। मतलब गारंटीड आपका प्रॉफिट में ही होगा, लॉस तो नहीं होगा उसके अंदर, लेकिन ग्रोथ भी Hopefully. लिमिटेड होगा। करेक्ट। तो जो हमने अग्रेसिव इन्वेस्टर की बात की वो शायद 12% रिटर्न कमाएगा, जो हमने मॉडरेट इन्वेस्टर की बात की वो 9-10% रिटर्न कमाएगा, और जो हमने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की बात की वो 7-8% रिटर्न कमाएगा। करेक्ट करेक्ट। सर हमने बीच में आपने ये भी बात की कि गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट करना, या आप जब बता रहे थे तभी, आज अभी 1-1.5 महीने पहले गोल्ड की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, एकदम स्पाइक हो गया था ऊपर। और गोल्ड आज की तारीख में हर किसी के घर में होता है, भले वो माँ के गहने हो या कुछ ज्वेलरी हो, लेकिन आप उसे अलग तरीके से देखते हो, आप उसे साइलेंस इंश्योरेंस के तौर पे देखते हो। ये क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझाइए। सी आई थिंक इंडिया में है ना, इंडिया में रिटेल के पास वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गोल्ड है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर, जैसे आपने कहा, हर घर में गोल्ड है, राइट? पर वो गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपका कोई गोल आया तो आपने उस इन्वेस्टमेंट को बेचा उस गोल को पाने के लिए, या मार्केट मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया तो आपने शायद बेचा उसको कि अब नीचे आएगा तब मैं खरीदूंगा, हाइपोथेटिकली। करेक्ट करेक्ट। राइट? कितने लोगों को आप जानते हो इंडिया में जिन्होंने गोल्ड बेचा क्योंकि गोल्ड का भाव इतना हो गया? तो इंडिया में गोल्ड अनफॉर्चुनेटली सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? इंडिया में गोल्ड तब बेचा जाता है जब घर में प्रॉब्लम है। इट इज एन इंश्योरेंस फॉर योर बैड डेज। बट वैसे आपको गोल्ड को नहीं देखना चाहिए। आपको फिजिकल गोल्ड से निकलकर पेपर गोल्ड में पैसा निवेश करना चाहिए। पेपर गोल्ड का मतलब क्या है? पेपर गोल्ड का मतलब है कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड ले लीजिए। तो जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड लेते हो तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी फिजिकल गोल्ड खरीदती है पीछे, राइट? तो फिजिकल गोल्ड का बैकिंग है। बट सबसे बेहतर चीज़ क्या है? जब आप फिजिकल गोल्ड लेते हो तो सबसे पहले तो आपको स्प्रेड का प्रॉब्लम आता है। स्प्रेड का मतलब क्या है? मान लीजिए गोल्ड का भाव 100 रुपये है, पर आप ज्वेलर के पास जाओगे तो 102 रुपये में मिलेगा, और आप अगर सोना बेचने जाओगे तो 98 में खरीदेगा। तो 2-3% का लॉस वहाँ हो जाता है। सेकेंड, फिजिकल गोल्ड में प्रॉब्लम है कि आपको प्योरिटी का अंदाज़ा नहीं है। ये 24 कैरेट है, 18 कैरेट है, आपको कैसे समझेगा? थर्ड, वो आपसे मेकिंग चार्जेस ले लेगा। करेक्ट, राइट? फोर्थ, आपको 3% जीएसटी लगेगा। ये सब मिलाकर कम से कम आप 8 से 10% का लॉस कर रहे हो फिजिकल गोल्ड लेकर। इनमें से कुछ भी नहीं है अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड लो। कोई स्प्रेड लॉस नहीं है। 100 रुपया अगर गोल्ड का भाव चल रहा है तो आपको 100 पे मिलेगा। कोई जीएसटी नहीं है, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है, और कोई आपके साथ चीटिंग हो जाए कि 24 बोल के 18 कैरेट दे दिया, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। करेक्ट। मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर फैमिलीज इसको इमोशनली देखती है, मतलब वो Absolutely. हाथ में है ना, वो दिख रहा है, ये मेरा है, वो डिजिटल दिख नहीं रहा है। रियल एस्टेट जैसा है। एब्सोल्युटली। इसीलिए इंडिया में सबसे बड़ा ड्रीम ही लोगों का कि मेरा एक घर हो, घर होना चाहिए, राइट? तो जैसे आपने किया टच एंड फील। हाँ, एक्चुअली तो सर घर की बात अगर हम कर रहे हैं तो आज ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि अपने 30s में अपना घर लेने का सोचते हैं। इनफैक्ट लाइक हो सकता है या तो इन्वेस्टमेंट के प्रेशर से, मतलब डिज़ायर से, या तो मम्मी पापा के प्रेशर से कि बेटा तेरा एक घर होगा तो शादी होगी तो ये होगा। तो आपके हिसाब से क्या घर लेना चाहिए अपने 30s में या नहीं लेना चाहिए? अगर पर्टिकुलरली लाइक मैं थोड़ा बहुत लोन लेकर के प्लान कर रहा हूँ, होम लोन वगैरह, तो क्या लेना चाहिए या नहीं? तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट देता हूँ जो मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ और मैंने खुद ने ये किया हुआ है। पर देखिए, आप समझिए, पर्सनल फाइनेंस में पर्सनल पहले आता है और फाइनेंस बाद में आता है। तो ज़रूरी नहीं मैं जो बोलूँगा वो हर किसी के लिए रिलेटेबल हो। करेक्ट। पर मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत सही चीज़ है और आपको ये करना चाहिए। देखिए, इंडिया में
जैसे मैंने आपको कहा, हर किसी का ड्रीम है कि मेरा खुद का घर हो, पर वो ड्रीम बहुत प्रेशरफुल है। मान लीजिए आप 25 साल के हैं, आपने घर खरीद लिया, ईएमआई स्टार्ट हो गई, ठीक है, क्या आप बॉम्बे की जगह पे आपको गुड़गांव में अच्छी जॉब मिली तो जा पाओगे? तो आप जब बहुत जल्दी घर ले लेते हो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी किल हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आपको जॉब लगे और आपका इंश्योरेंसेज आर टेकन केयर ऑफ, जो हम बात कर रहे थे, आप एक एसआईपी शुरू कीजिए और उस एसआईपी को इतना कंटिन्यू कीजिए कि आप 30 से 50% घर का डाउन पेमेंट भर पाए। करना मुश्किल नहीं है, 10-12 साल लगेंगे, पर अगर आप 10-12 साल तक निवेश करोगे और 30-40-50% डाउन पेमेंट के लिए जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब घर खरीदोगे, तब आप उसके फायदे देखिए। आपने डाउन पेमेंट कर दिया, ऑफ कोर्स घर महंगा हो जाएगा 10 साल पहले से, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने डाउन पेमेंट कर दिया तो अब आपको सिर्फ 50% या 60% घर की वैल्यू का लोन लेना है, तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। करेक्ट। 1 सेकेंड, 10-12 सालों में आप करियर में बहुत आगे आ गए हो, आपकी सैलरी बढ़ गई है, तो उस बढ़ी हुई सैलरी पे, क्योंकि घर महंगा है मान लीजिए, वो ईएमआई फिर भी बहुत कम है, राइट? तो आपकी लाइफस्टाइल किल नहीं होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है 10-12 सालों में मोटा मोटा तो आपको समझ गए कि आपको लाइफ में क्या करना है। करेक्ट। तो आप किसी जॉब के रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी वो भी नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी घर लेने पे कोई फ़ायदा नहीं है। घर आप अगर 10-12 साल रुक कर लेना तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस हो सकता है आपके करियर के लिए और आपके लाइफस्टाइल के लिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो ये चलो बता दिया कि इमोशनल अगर एंगल है, मुझे अपना घर खरीदना है तो 10-12 साल रुक जाओ, 50% डाउन पेमेंट दे दो। अभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि यार मुझे इन्वेस्टमेंट के तौर पर घर लेना है, और ऐसी जगह पर, भले घर हो या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो, प्लॉट हो, लेकिन ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहाँ पे रिटर्न्स बहुत अच्छे हो। आज बहुत सारे ऐसे फैंसी एडवर्टाइजमेंट्स हमारे सामने आते हैं कि भाई आप ये डेवलप्ड सिटी आ रहा है, अगर मैं नाम ले लूँ तो धुलेरा आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि आप यहाँ पर प्लॉट ले लो, 10 साल के पहले इतना था, अभी इतना है, अगले साल इतना होने वाला है। तो व्हाट शुड वी डू एज अ इन्वेस्टर? मतलब क्या मुझे वो प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए या मैं घर के लिए ही देखूँ? ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि घर रहने के लिए ठीक है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ही नॉट सो ग्रेट इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। सबसे पहले तो इंडिया में लोगों को ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो रियल एस्टेट को रिटर्न्स में कैलकुलेट नहीं करते, पर कितना गुना हो गया वो करते हैं। आप रिलेट करेंगे मैं जिससे जो कहूँगा। जनरली लोग इंडिया में ये कहेंगे कि मैंने 1 करोड़ का घर लिया था, देख 10 साल में 2 करोड़ हो गया, डबल हो गया। ये नहीं उनको समझेगा कि 10 साल में डबल हुआ है तो रिटर्न शायद 6% है। इसीलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को अनफॉर्चुनेटली रिटर्न्स नहीं समझते एक्चुअल। मैं आपको एक आरबीआई का डेटा कोट करता हूँ। पिछले 10 साल में आरबीआई ये कह रहा है कि इंडिया में रियल एस्टेट ने एवरेज, पूरे इंडिया का एवरेज मिलाकर रियल एस्टेट ने 6% रिटर्न दिया है। ओके, अब मान लीजिए आपने घर में, आपने एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, वो 6% से ग्रो हो रहा है। अब आप कहोगे कि यार सिर्फ ये थोड़ी है, रेंट भी तो मिलता है। अब मैं आपको रेंट की स्टोरी समझाता हूँ। अगर आप बॉम्बे, गुड़गांव, बैंगलोर के कुछ स्पेसिफिक एरियाज को छोड़ दे, उसके अलावा रेंटल यील्ड कंट्री में 2 या 3% मैक्सिमम है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट पे। इसका क्या मतलब है? 1 करोड़ का घर पे 2% रेंटल यील्ड, 2% रेंटल यील्ड का मतलब है 1 करोड़ पे मुझे 2 लाख रुपया साल का रेंट आएगा या 3 लाख रुपया रेंट आएगा मैक्सिमम। ये एक्चुअल स्टैट है। अब आप देखिए इसके ऊपर आप ब्रोकर को पैसा दे देंगे, मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा, मेंटेनेंस पे करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये प्रॉपर्टी 3 साल होल्ड की है तो तीनों साल आपके पास टेनेंट हो। करेक्ट, राइट? आप टैक्स पे करेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन ये बताती है कि आपके पास 1 से 1.5% मैक्सिमम रेंट बचता है। ट्रू।
तो अगर आप आरबीआई का डेटा देखो, आरबीआई कह रहा है कि 6% रियल एस्टेट कमाता है, 1 से 1.5% अगर आप लकी हो तो आपको रेंट मिलेगा, तो 7-7.5% जितना आप रिटर्न बनाते हो। ओके, और उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा जब आप बेचोगे। अब ये रिटर्न प्रोपोजिशन है, तो सामने आप रिस्क समझिए। टिकट साइज बहुत बड़ा है, करेक्ट, राइट? लिक्विडिटी नहीं है। स्टॉक मार्केट की तरह थोड़ी कि आज आपने बटन दबाया और बिक गया और पैसा आ गया। अब जिस दिन सोचोगे कि मुझे बेचने, उसके 6 महीने बाद भी शायद कोई गिराक मिले, कोई खरीदेगा, करेक्ट, राइट? और प्रॉब्लम ये है कि टैक्स बचाने के लिए इंडिया में लोग रियल एस्टेट बेचकर वापस रियल एस्टेट ही खरीदते हैं, क्योंकि इंडिया में अलाउड है कि आपने रियल एस्टेट, मान लीजिए आपने 1 करोड़ का घर लिया था, 2 करोड़ में बेच दिया, तो आपको 1 करोड़ का कैपिटल गेन्स हुआ। अब उस 1 करोड़ के कैपिटल गेन्स पे आपको 20% टैक्स लगने वाला है। तो ये 20% टैक्स बचाने के लिए अब वापस है, आप दूसरी एक प्रॉपर्टी ले लेते हो, क्योंकि टैक्स रूल ये कहता है कि आप दूसरी प्रॉपर्टी लोगे तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो लोग रियल एस्टेट के लूप से बाहर ही नहीं निकल पाते। इट इज नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो। पर अगर आप ये सोचेंगे कि 15 साल में 4 गुना हो गया, तो आपको लगेगा आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, पर वो भी 7% रिटर्न है। एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को ये घर पे एक प्रेशर रहता है, इमोशनल एंगल रहता है कि बेटा तूने घर अगर लोन पे ले लिया ना, हाँ। तो ईएमआई के लिए तुझे पैसा जमा करना ही पड़ेगा, जबकि एसआईपी कभी भी तू बंद कर सकता है। करेक्ट। तो ये इसके वजह से शायद ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं इसके अंदर। लेकिन आपने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया कि अगर एक बार रियल एस्टेट में चले गए तो फिर वो लूप में फंस जाओगे, और वो घर ले लेना मतलब अपने पैरों में बेड़ियाँ बांध देना, जैसा कि आप बाहर नहीं जा पाओगे कहीं पर भी, एक लॉक आ जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन फिर भी आज इंडिया में ज़्यादातर लोग अभी एसआईपी के ऊपर, आई एम वेरी हैप्पी कि चलो अवेयर हो रहे कि एसआईपी करना चाहिए। लेकिन मैं जस्ट चाहता हूँ कि ट्रू एंड एकदम ब्रूटल आप ऑनेस्ट मुझे आंसर दीजिए कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आज कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है और 5000 रुपीज़ का एसआईपी स्टार्ट करता है, तो वो कितना % एक्सपेक्ट कर सकता है? क्योंकि सपने तो बहुत सारे लोग अलग अलग परसेंटेज के बेचते हैं, और अगर वो कंसिस्टेंटली अगर से 10 साल 15 साल या 20 साल रखता है, तो कितना पैसा बना सकता है वो? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एसआईपी से लोग वेल्दी हो सकते हैं, डेफिनेटली। मैं आपको एक सिंपल मैथ बताता हूँ। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये की एसआईपी की 20 साल के लिए, इसका मतलब है आपने 12 लाख रुपया टोटल निवेश किया। अब 12% जो मुझे ऐसा लग रहा है फेयर एक्सपेक्टेशन है, उसके ऊपर आपका कॉर्पस तकरीबन 46 लाख रुपीज़ हो जाएगा। बट अब मैं आपको कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाता हूँ। 20 साल की जगह पे अगर आप ये 30 साल रखेंगे, तो आपने 12 लाख की जगह पे 18 लाख रुपया, 6 लाख रुपया ज़्यादा भरा, पर आपका मैच्योरिटी वैल्यू 12% के हिसाब से 46 लाख की जगह पे 1,50 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था कि आपके हाथ में एक ही चीज़ है, कितना लंबा निवेश कर सकते हो और कितना ज़्यादा पैसा डाल सकते हो। अगर ये 2 चीज़ आप कर ले, तो मुझे नहीं लगता 5,000 रुपये की एसआईपी से भी आप क्यों वेल्दी नहीं हो सकते। 100%। और ये चीज़ लोगों को समझनी ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। मतलब अगर वो सिर्फ 5-5 हज़ार करके हर साल के एंड में अपना देखेंगे कि भाई कितना इंक्रीज़ हुआ, तो वो जे कब आता है, लाइक जैसे आपने बताया एब्सोल्युटली 20 ईयर्स के बाद में भले 49 है, लेकिन वो 10 साल मतलब और 3 टाइम्स बढ़ गया वो। एब्सोल्युटली बहुत वैल्यूएबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, आपने जो समझा दी। लेकिन अभी ज़्यादातर लोगों का एक कॉमन डायलॉग रहता है कि यार भाई मैं इन्वेस्टमेंट तो आप बोल रहे हो मैं बढ़ा दूँ या इन्वेस्टमेंट तो मैं स्टार्ट कर दूँ, लेकिन यार मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो क्या एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जैसे जैसे सैलरी बढ़े वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी कैसे प्लान करना चाहिए, क्या होना चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने कहा है, क्योंकि वापस मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग मैथ नहीं समझते। मैं ये एक एग्जाम्पल 1 लाख की सैलरी पे इसलिए दे रहा हूँ, मैथ करना ईजी है, राइट? पर ये सेम 10,000 की सैलरी पे भी सेम एप्लीकेबल है। तो मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए और आप 20,000 रुपया SIP कर रहे हैं, ठीक है? अब आपकी सैलरी मान लीजिए 10% से बढ़ गई, तो आपका 1 लाख रुपए की सैलरी 1,10,000 हो गई। करेक्ट। पर अब जब आप अपनी SIP 10% से बढ़ा रहे हैं, तो 20,000 वाला 22,000 हो रहा है।
तो आप अगर सेम 10% आपकी सैलरी बढ़ी और 10% SIP बढ़ाओगे तो जरूरी नहीं है कि आप सेम लेवल मैच कर रहे हो। करेक्ट। आपका 10,000 रुपया बढ़ रहा है सैलरी में और SIP सिर्फ 2,000 रुपये से बढ़ रही है। करेक्ट। अब कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, आपकी सैलरी 5% से भी बढ़ेगी ना तो भी लाख रुपए का 1,05,000 होगा। फिर भी आप अपनी SIP 10% से बढ़ा सकते हो अगर सैलरी भी 5% से बढ़ी तो भी। ये मैथ लोग नहीं समझते। एब्सोल्युटली, लोगों को लगता है कि मेरे जैसे जैसे सैलरी बढ़ रही है मेरी लाइफस्टाइल भी बढ़नी चाहिए, अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ने चाहिए, ऑब्वियसली कर लेते हैं 100% जाने अनजाने में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर, अगर आपको किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली को एक 3 ऐसे कुछ गोल्डन रूल देने हो, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल 2026 आ रहा है और मैंने सोचा कि यार मैं ये 3 रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ, तो वो 3 स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला रूल जो मैंने आपको कहा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निवेश करने की आप कोशिश करें। राइट। इसी रूल में अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो जैसे मैंने कहा लार्ज मिड स्मॉल, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो जैसे मैंने कहा मल्टी कैप, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और फ्लेक्सी कैप। तो उस तरीके से ज़्यादा पैसा आप जिस तरीके के इन्वेस्टर हो उसमें पैसा निवेश कीजिए। 1 सेकेंड, पिछले साल का रिटर्न देखकर आगे वाले साल में निवेश ना करें। मतलब टिपिकली ये होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले 3 साल में इस फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया या गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया, तो आज आप उसमें पैसा डाल देते हो और इनवेरिएबली आगे के 3 साल आप पछताओगे, क्योंकि मार्केट सिक्लिकल है। सिक्लिकल का मतलब पिछले 3 साल में जो चला है वो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आगे के 3 साल में नहीं चलेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2026 की बात करें, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से मार्केट फ्लाई ऑफ हो जाए। तो आपको शायद 2026 में पॉसिबल है 2% रिटर्न, 3% रिटर्न या 4% रिटर्न भी बने। पर जैसे मैंने कहा मार्केट का नेचर ही वो है। आप अगर कहोगे कि यार इक्विटी में पैसा डालने के बाद भी 2% मिला, मुझे FD में तो 6 मिल रहा था या 7 मिल रहा था, तो आप नहीं बने हो इक्विटी के लिए। आपको समझना है 1 साल अच्छा इक्विटी का गया तो आपका पूरा रिकवर हो जाएगा सब कुछ, जो FD कभी नहीं दे पाएगा। सो ट्रू सो ट्रू। सर, अगर 2026 में अगर हमें देखना हो कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, ऑब्वियसली आप म्यूचुअल फंड को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो तो आई नो कि वही आंसर रहेगा, बट स्टिल अगर मैं कोई सेक्टर को देखूँ कि हाँ ये सेक्टर के अगर फंड्स होंगे उसमें मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो कौन से होंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो ना, या आपको अगर इन्वेस्टिंग नहीं समझती है, तो सेक्टर इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। 2008 में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स सबसे पॉपुलर फंड्स थे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स ने 100% रिटर्न दे दिया था 2 सालों में। पर अगर 2008 की पीक पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में पैसा लगाया है तो ब्रेक इवन करने में 11 साल लगे। 11 साल ब्रेक इवन करने में, रिटर्न जाने दो। तो सेक्टर फंड्स में पैसा निवेश ना करें अगर आपको एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करनी है, ये दोनों चीज़ नहीं आती। पर फिर भी आपका आंसर देने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है बैंक्स बहुत ही अच्छा सेक्टर है 2026 के लिए, IT बहुत अच्छा सेक्टर है 2026 के लिए, कंजम्पशन बहुत अच्छा सेक्टर है। ये 3 सेक्टर्स में डिस्क्लेमर हमने क्लाइंट्स का पैसा लगवाया, हमको लग रहा है ये तीनों सेक्टर्स 2026 में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। आपके ज़्यादातर स्पीचेस में मैंने देखा है, मैंने आपके प्रीवियस भी कुछ डिस्कशन देखा था, तो आप गोल्ड और सिल्वर के बारे में उसमें ज़्यादा बात करते हो, सिल्वर को आप ज़्यादा एम्फोसिस करते हो, ऐसा क्यों? देखिए, आज अगर आप हिस्टोरिकली देखें, कोई भी सिल्वर में निवेश नहीं करता है या करता था, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें सिल्वर ऐसे इतना वॉलेटाइल है कि $50 तक जाने के बाद $2 तक चला जाता है, वापस $50 जाने के बाद $8 या $10 पे आ जाता है। इतनी वॉलेटिलिटी है जो गोल्ड में नहीं है। करेक्ट। तो जिसको भी प्रेशियस मेटल में निवेश करना होता था ना, वो आज तक गोल्ड में ही निवेश करता था। और आज भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि गोल्ड में आपका निवेश होना चाहिए। पर सिल्वर के लिए चीज़ें बहुत चेंज हो रही है। सिल्वर आपके सिर्फ ऑर्नामेंट्स में यूज़ नहीं होता है, सिल्वर बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल यूज़ है सिल्वर का। अब जैसे आप अपने बिजनेस में भी AI पढ़ा रहे हैं, AI का बूम इतना बड़ा है कि उसकी वजह से भी सिल्वर को फ़ायदा हो रहा है। कैसे? करेक्ट। आज जब आप चैट GPT पे कुछ भी लिखते हो
और वो चैट जीपीटी आंसर देता है, वो चैट जीपीटी आंसर कैसे देता है? क्योंकि बैकएंड पे सर्वर्स है जहां पर डेटा स्टोर किया गया है और जो डेटा प्रोसेस हो रहा है, उन सर्वर्स को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उसमें सिल्वर लगता है। एक सिंपल एग्जांपल, आपने ये सुना होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक में एक चिप लगती है जिसको आप सेमीकंडक्टर्स कहते हो, राइट? एक नाखून जैसे चिप पे कम से कम 1,00,000 छोटे छोटे सेमीकंडक्टर्स है, राइट? इसको बनाने के लिए भी रिक्वायरमेंट जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है, उसके लिए सिल्वर चाहिए। तो इसके अलावा भी अगर आप देखें, सऊदी अरेबिया, रशिया, ऐसी 2-3 सेंट्रल बैंक्स है कंट्रीज़ की जिन्होंने सिल्वर खरीदना स्टार्ट कर दिया है और उनके फॉरेक्स रिजर्व्स में ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि सिल्वर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सिल्वर की प्राइजेस को बेनिफिट होगा। और आज के पहले सेंट्रल बैंक्स ने कभी सिल्वर नहीं खरीदा था, वो सिर्फ गोल्ड खरीदते थे। तो आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छा पुश है सिल्वर के लिए। पर आप सिल्वर में निवेश करो तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही वॉलेटाइल कमोडिटी है। करेक्ट। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि जितना आपका ऊपर का एक्सपेक्टेशन है उतना ही नीचे भी जा सकता है। एब्सोल्युटली सर, आपकी बातों से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप मार्केट्स को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करते हो, कौन से कंट्री में कहाँ हो रहा है, क्या इन्वेस्ट हो रहा है, कैसे कर रहे हो। इनफैक्ट आपका तो प्रोफेशन ही वो है, आप थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का इन्वेस्टमेंट लोगों का करवा रहे हो। तो मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जब रिसर्च करने बैठते हो या आप कोई न्यूज़ देखने बैठते हो तो कौन से सोर्स पे सबसे ज़्यादा बिलीव करते हो? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे स्पेकुलेशंस भी चलते रहते हैं, तो हाउ डू यू रिसर्च? सी, आई विल टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैं कैसे रिसर्च कर रहा हूँ वो शायद बहुत सारे लोगों के लिए सुनने में अच्छा लगे पर प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हम लोग तो पेड टूल्स यूज़ करते हैं, ब्लूमबर्ग, रूटर्स, वो सब। बट आई विल गिव यू एन आंसर जो हमें सुनने वाला भी यूज़ कर सकता है। ऑफ कोर्स आप और मैं दोनों यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बहुत मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, पर सैंक्टिटी ऑफ कंटेंट या सीरियसनेस या रिसर्च और डेप्थ ऑफ कंटेंट एक्चुअली ट्विटर पे। तो अगर आप ट्विटर पे अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करें, अभी आप पूछोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कौन अच्छा है? आप मेरे प्रोफाइल पे चले जाइए, मैं कुछ 100 लोगों को फॉलो करता हूँ, उन 100 लोगों को फॉलो कर लीजिए, वो अच्छे हैं। जिस लेवल का डेटा, जिस लेवल का रिसर्च, जिस लेवल की डेप्थ ट्विटर पे लोग डिस्कस करते हैं ना, वो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो अगर आपको कैपिटल मार्केट्स में इंटरेस्ट है और आपको सीखना है, जानना है, समझना है, तो आपको ट्विटर पे होना ज़रूरी है। ग्रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने इंसाइट दे दी कि ट्विटर पे जाओ, ट्विटर पे लोगों को फॉलो करो, क्योंकि वहाँ से आपको रिसर्च बहुत अच्छा मिल जाता है, जेन्युइन ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है। ग्रेट सर, अभी हम बढ़ते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे व्यूअर में से कोई भी ऐसा है जो सोच रहा है कि चलो मुझे अभी फाइनेंशियल प्लानिंग करना है और आप से सीखना है सारी चीज़ें। तो मुझे जस्ट बताइए कि आपके पास अगर कोई पर्सन आता है कि चलो मुझे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना है या वेल्थ मैनेजमेंट करना है या व्हाटएवर, तो आप उनको कैसे गाइड करते हो? मतलब क्या कोई आपके फ्रेमवर्क है, क्या कोई स्टेप्स है, कोई स्ट्रेटजीज है, कैसे आप उनको गाइड करते हो? तो सबसे पहले तो हम उन्हें एक डेटा शीट फिल कराते हैं जिसको रिस्क प्रोफाइलर कहते हैं। तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो जो टिक करते हैं उसके बेसिस पे हमें समझता है कि इनका रिस्क प्रोफाइल क्या है, क्या ये अग्रेसिव है, क्या ये मॉडरेट है, क्या ये कॉन्जर्वेटिव है। उसके बाद हम उन्हें एक डेटा कलेक्शन शीट देते हैं, डेटा कलेक्शन शीट जिसमें हमें मैक्रो लेवल पे उनके बारे में सब जानकारी मिल जाती है, जैसे उनके गोल्स क्या है, कितना पैसा कमाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कहाँ कहाँ पर निवेश किया हुआ है, कौन कौन डिपेंडेंट है, क्या इंश्योरेंस है उनके पास। ये जानने के बाद राइट फिर हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं इनके लिए। अब गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होता है? मान लीजिए मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, इसका मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इक्विटी में रखूँगा, करेक्ट राइट। पर मान लीजिए मेरा गोल 1 साल के बाद है, तो मैं पैसा इक्विटी में नहीं रख सकता, तो मुझे फिक्स्ड इनकम में रखना पड़ेगा। तो पहले हमने उसका नेचर जाना, वो अग्रेसिव है या नहीं, फिर हमने उसका गोल जाना,
और फिर उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि ये पैसा कहाँ निवेश होना चाहिए, राइट? सो दैट्स आवर स्टैंडर्ड प्रोसेस। वन सॉल्यूशन फिट टू ऑल नहीं है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, हर कोई इंडिविजुअल अलग है, और इसीलिए हर किसी को जो हम निवेश कहते हैं वो भी अलग है। अमेजिंग। आपके कुछ प्रीवियस पॉडकास्ट में मैंने सुना था वो वेल्थ पिरामिड्स या ऐसा कुछ आप एक्सप्लेन करते हो, वो क्या होता है एग्जैक्टली? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहूँ उसके पहले डिस्क्लेमर, मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, ठीक है? इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाए, क्योंकि आपके खुद के कुछ और चैलेंजेस होंगे। जैसे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर आपको सबसे पहले तो कुछ फ्रेमवर्क्स और रूल्स बनाने पड़ेंगे, वरना आप इन्वेस्टमेंट्स में कंसिस्टेंसी नहीं ला पाएंगे। तो मैं एक रूल फॉलो करता हूँ जिसे मैं 30-30-40 रूल कहता हूँ। उसका मतलब ये है कि मेरी अगर लाख रुपए की इनकम है तो मैक्सिमम 30,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं करूँगा। ओके, लाख रुपए की इनकम है तो मैं मैक्सिमम 30,000 से ज़्यादा की EMI नहीं रखूँगा, और बचा हुआ 40,000 मैं इन्वेस्ट करूँगा। अब मान लीजिए किसी के पास EMI है ही नहीं क्योंकि वो फादर के घर पे रह रहे, तो वो तो 70% तक पैसा निवेश कर सकते हैं हर महीना। और किसी का ये सिचुएशन भी हो सकता है कि वो कहेगा यार मैं जिस घर में रह रहा हूँ वो 30% में EMI नहीं होता है बॉस, तो वो आपको इंडिविजुअलिस्टिकली थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज कि अगर आप 30-30-40 ये रूल फॉलो करें, 180 महीने में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। इसका मतलब कि आप जो 30% खर्चा कर रहे हो लाख रुपए की सैलरी पे, 30,000 रुपये महीने का आपका जो खर्चा है, अगर उसको मैं 6% इन्फ्लेशन से बढ़ा दूँ 15 सालों के लिए या 180 महीने के लिए, तो जितना पैसा भी आ जाएगा, मान लीजिए वो आ गया महीने का 2 लाख रुपया हाइपोथेटिकली, और अगर आप जो 40,000 इन्वेस्ट कर रहे हो वो अगर 15 साल तक इन्वेस्टेड रहे, तो आपके पास इतना कॉर्पस बन जाएगा कि उस कॉर्पस को अगर आप 4% पे निवेश करोगे ना, तो भी आपको लाइफ लॉन्ग उतना पैसा मिलते रहेगा। तो 30-30-40 रूल से आप 180 महीने में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। अब जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा ऊपर नीचे पर्सनल लेवल पे आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये भी कह सकते हो कि मेरे 2 बच्चे यार स्कूल फीस में ये 30% का खर्चा नहीं होता है, तो शायद आपके लिए वो ज़्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा, तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। पर माई गोल्डन रूल इज 30-30-40। ग्रेट, क्योंकि इसमें 15 साल मतलब 180 महीना मतलब 15 साल हो गए, तो 15 साल में तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आज अगर 30% में सिर्फ मेरे खर्चे हैं, तो 15 साल के बाद शायद हो सकता है शादी हो जाए, बच्चे आ जाए, बहुत सारी चीज़ें आ पर जाएगी, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो प्रोपोर्शनेटली ऊपर जा रहा है। आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा कि मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रूल नहीं बनाओगे ना विरल, तो आप खर्चा ज़्यादा कर दोगे। हाँ, बजटिंग नहीं है तो रूल होना इसलिए ज़रूरी है कि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि ये मेरी बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं जाना है। फिर वो रूल कुछ भी हो, आप ये कह सकते हो कि मैं शायद 40-40-20 बनाऊंगा कि 40% खर्चा करूंगा, 40% EMI और 20% सेव करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर आप स्टिक कीजिए उससे। करेक्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सैलरी आता है। मतलब ज़्यादातर जो लोग जो मिस्टेक करते हैं, सैलरी आता है, पहले वो लोग खर्चे निकालते हैं, बाद में देखते हैं कि चलो बच गया, तो क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। ग्रेट, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया कि पहले आप इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ एक बाउंड्री कर दो, एक्सपेंसेस के लिए बाउंड्रीज कर दो, और उसी के आसपास खेलो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इज फाइन, इज ओके। या ग्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये पिरामिड वेल्थ का। और ऐसे क्या क्या फ्रेमवर्क है जो शायद मुझे हो सकता है कि कुछ और सीखने मिले? बहुत सारे, जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग, जैसे मैंने एम्फसाइज किया कि इंश्योरेंस में बहुत गलतियां कर जाते हैं, तो मैं आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस का फ्रेमवर्क समझाता हूँ। आज मान लीजिए आप मेट्रो में है, मेट्रो सिटी में, और आपके फैमिली में से किसी को कुछ एक बीमारी हो जाती है और 15-20 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। क्या लगता है आपको कितना खर्चा आएगा?
एक रैंडम नंबर, राइट? 10, 12, 15, 20 आराम लाख से, रुपया कहाँ आराम चला से। जाएगा आपको समझेगा नहीं, डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स which बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अब आपको पता है 30 साल का इंडिविजुअल अगर 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस ले रहा है तो 10,000 साल का प्रीमियम है पर। करेक्ट। उसके ऊपर अगर आप सुपर टॉप अप करें तो दूसरे 8-9 हजार रुपए में आपको 90 लाख रुपया मिलेगा। इसका मतलब 10,000 रुपए का प्रीमियम और 10 लाख का कवर, 18-19 हजार का प्रीमियम, 1 करोड़ का कवर। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि लोग, मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया में अंडर इंश्योर्ड है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ज्यादा इंश्योरेंस नहीं ले सकता। सुपर टॉप अप इज अ ग्रेट हैक, यूज कीजिए, राइट? थर्ड, सेम लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में मुझे ऐसा वापस लगता है कि लोग अंडर इंश्योर्ड है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास, जिनकी सैलरी मान लीजिए साल की 1 करोड़ रुपया है पर उनका टर्म इंश्योरेंस 2 करोड़ का है। तो अगर उनको कुछ हो गया तो उनकी फैमिली को तो 2 साल का पैसा मिलेगा सिर्फ, राइट? अंडर इंश्योरेंस इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। तो इसके लिए रूल क्या है? रूल बड़ा सिंपल है, राइट? 20 गुना, 10 से 20 गुना, हाइपोथेटिकली 10 से 20 गुना, 15, अब मान के चलिए 15 एवरेज। आपकी जितनी भी सैलरी है ना उतना, उससे 15 गुना ज्यादा इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास। तो आपकी अगर साल की 10 लाख रुपया सैलरी तो आपके पास 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप इस 1.5 करोड़ को एफडी में डालोगे तब जाकर आपकी फैमिली को 10 लाख रुपया इनकम मिलेगा और वो 1.5 करोड़ भी यूज नहीं होगा। करेक्ट। फोर्थ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझता कि रिटायरमेंट के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए। अभी इसका थंब रूल है। अभी ये डिपेंड करेगा आप कितना लाइफस्टाइल में खर्चा करते हो वगैरह वगैरह, पर रिटायरमेंट पे आपके पास आपकी महीने की जो भी एक्सपेंस है ना उसका 40 टाइम्स पैसा आपके पास होना चाहिए तो आप रिटायर कर सकते हो, क्योंकि वो पैसा लाइफ लॉन्ग चलेगा। अज्यूम अगर मैं करूं कि उस पैसे पे 4% रिटर्न निकलेगा तो। करेक्ट। तो ये कुछ थंब रूल्स है जो प्रॉबली आई एम होपिंग के लोगों को नहीं, 100% ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी, इंश्योरेंस के लिए भी, मेडिकल के लिए भी। हाँ। और ये बात सच है कि बहुत सारे लोग अंडर इंश्योर्ड है। लोग सोचते ही नहीं है, एक बार इंश्योरेंस निकाल लिया और बाद में सैलरी बढ़ रही है लेकिन वो इंश्योर्ड वैल्यू कभी बढ़ता ही नहीं है। कभी नहीं बढ़ता है। 100%। और ये सुपर टॉपअप के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। ये तो हाँ। मैं भी पर्सनल लेवल पे चेक करूंगा ये क्या है। सो ग्रेट सर, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने मिल रही हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से सीखने मिलती होगी। अगर आपको सच में कुछ सीखने मिल रहा है तो मेरे भाई कमेंट में जरा आपके पॉइंट्स लिख दो कि कौन सी चीज़ ऐसी थी, कौन सा मोमेंट ऐसा था जो एकदम वो वाव मोमेंट था कि यार ये चीज़ मुझे पहली बार कुछ पता चली है। सो मेरे लिए तो पर्सनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने मिली थी। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में कुछ सीखने मिल रहा है, वैल्यू एडिशन मिल रहा है, तो भाई एक काम कर लो, तो कमेंट में मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी मोमेंट थी जो सबसे आपके हार्ट को या आपके माइंड को टच कर गई कि हाँ यार ये सीखने मिला। और अगर आप चाहते हो कि सर को मैं वापस से बुलाऊं और वापस से कुछ नए टॉपिक के ऊपर बात करूं तो कमेंट में मुझे पार्ट 2 लिख कर दे दीजिए और बताइए कि क्या टॉपिक पे सबसे ज़्यादा बात करनी चाहिए। सर हम एक टारगेट रखते हैं कि अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 1000 से ज़्यादा कमेंट्स आ जाती है तो हम फिर से ये पॉडकास्ट फिर से सर को वापस से इन्वाइट करेंगे और वापस एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच सर, दिस वॉज रियली वैल्यूएबल लर्निंग। आज मैं तो डिस्कशन बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ लेकिन टाइम लिमिट आपके पास भी थोड़ा शॉर्ट है, इसके लिए आज के पॉडकास्ट को मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ही एंड करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ग्रेट।